अमेरिका का एक पड़ोसी देश जल रहा है, स्कूल कॉलेज बंद है, एयरलाइंस फ्लाइट्स कैंसिल कर रही है, हर तरफ आगजनी और गोलीबारी हो रही है, शहर के शहर सन्नाटे में डूबे हैं। ऐसा लगता है मानो पूरा देश ठप हो गया हो। इसकी वजह है अल मेंचो की मौत। अल मेंचो मेक्सिको का सबसे खतरनाक ड्रग माफिया था। उसका गैंग अमेरिका में कोकीन, मेथ और फेंटानिल जैसे ड्रग्स की सप्लाई करता था। इससे अमेरिका में हर साल हजारों लोग मर रहे हैं। इसलिए अमेरिका ने अल मेंचो के सिर पर 135 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। फिर भी वो हर बार बच निकलता था, लेकिन 21 फरवरी को उसकी किस्मत काम नहीं आई। पुलिस के साथ मुठभेड़ में वो घायल हुआ। अगले दिन उसकी मौत हो गई। तब से मेक्सिको में हंगामा बरपा है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर इस अल मेंचो की कहानी क्या है। उसने अपना ड्रग कार्टेल कैसे खड़ा किया, अल मेंचो को पुलिस ने कैसे मारा, उसकी मौत से इतना बवाल आखिर क्यों हो रहा है, और मेक्सिको में चल रही हिंसा कब रुकेगी। इस वीडियो में यही सब बताएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। इस वीडियो में मेक्सिको और अल मेंचो की पूरी कहानी। ये मेक्सिको है, इसका नॉर्थ का पूरा बॉर्डर अमेरिका से लगा है। मेनलैंड अमेरिका का बॉर्डर सिर्फ 2 देशों से लगता है, नॉर्थ में कनाडा और साउथ में मेक्सिको। ये एक बड़ा कारण है कि मेक्सिको का सबसे ज्यादा ट्रेड अमेरिका से होता है। हालांकि इस कनेक्शन का एक दूसरा पहलू भी है। अमेरिका ने अपनी जमीन एक बड़ा हिस्सा मेक्सिको से लड़कर लिया था। अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में मैक्सिकन कल्चर आज भी दिखता है। ये तो हुआ गुड कनेक्शन, लेकिन मेक्सिको ड्रग का सप्लायर कैसे बन गया, वहां इतने ड्रग कार्टेल्स कैसे आ गए? तो इसकी शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में हुई थी। 1914 में अमेरिका ने हैरिसन नारकोटिक्स एक्ट पास किया। इसके तहत अफीम और दूसरे ड्रग्स का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बंद कराया गया। डॉक्टरों को भी अफीम बेस्ड मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने से रोक दिया गया। 1920 में अमेरिका ने अल्कोहल पर भी बैन लगा दिया। इसका मकसद लोगों को नशे की लत से बचाना था, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। ब्लैक मार्केट में इन चीजों की डिमांड बढ़ने लगी। इससे मेक्सिको के सप्लायर्स को मौका मिल गया। उन्होंने इसका खूब फायदा उठाया। वे गरीब किसानों से अफीम की खेती करवाने लगे और उसको अमेरिका में बेचकर मुनाफा कमाने लगे। अमेरिका और मेक्सिको के बीच 3000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा है। कई जगहों पर घने जंगल और दुरूह रास्ते हैं, इसलिए पूरे बॉर्डर को गार्ड करना आसान नहीं था। ये ड्रग सप्लायर्स के लिए एकदम मुफीद साबित हुआ। बाद में अमेरिका ने अपने यहाँ से बैन हटाया भी, लेकिन तब तक मैक्सिकन गिरोह अपना जाल बिछा चुके थे। फिर 1940 का दशक आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका भी शामिल था। घायल सैनिकों के इलाज के लिए बड़ी मात्रा में मॉर्फिन की जरूरत थी। तब अमेरिका ने गुपचुप तरीके से मैक्सिकन किसानों से अफीम की खेती करवाई थी। इससे किसानों को अच्छी आमदनी होती थी। वर्ल्ड वॉर के बाद माफिया गिरोहों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। इसके चलते अफीम की खेती बढ़ती गई। ये इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मेक्सिको को ऑपरेशन चलाकर खेती बंद करवानी पड़ी। लेकिन माफिया गिरोहों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपना बेस ऐसे इलाकों में बना लिया जहां पुलिस या फौज आसानी से नहीं पहुंच सकती थी। इस कड़ी में सिनालोआ और गुआदालहारा जैसे इलाके ड्रग ट्रेड के सेंटर बनकर उभरे। वहां से नए नए गिरोह पनपने लगे, लेकिन वे सभी कच्चे खिलाड़ी ही थे। 1980 के दशक में कोलंबिया के ड्रग कार्टेल्स कहीं ज्यादा प्रभावी थे। उस दौर में पाब्लो एस्कोबार का मेडलिन कार्टेल सबसे खतरनाक हुआ करता था। उसके अलावा कली कार्टेल का दबदबा था। 1980 के दशक में अमेरिका में ड्रग की तस्करी पर उनका एक छत्र राज था। मैक्सिकन गिरोह उनके लिए ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। उन्होंने अपने यहाँ मास प्रोडक्शन शुरू नहीं किया था। फिर 1990 का दशक आया और कोलंबिया के ड्रग कार्टेल एक एक कर ध्वस्त होने लगे। 1993 में पाब्लो एस्कोबार मारा गया। उसके मरते ही मेडलिन कार्टेल बिखर गया। 1995 आते आते कली कार्टेल भी खत्म हो चुका था। इसके चलते ड्रग स्मगलिंग के धंधे में बड़ा वैक्यूम आया। इस वैक्यूम को भरने का काम किया मैक्सिकन कार्टेल्स ने। इसमें सिनालोआ कार्टेल और लॉस जेटोस जैसे गिरोह सबसे आगे थे। सिनालोआ कार्टेल बनाया था अल चापो और अल मायो ने। ये दोनों गुआदालहारा कार्टेल के लिए काम करते थे। जब गुआदालहारा कार्टेल का लीडर अल बेदरिनो पकड़ा गया, तब उसका कार्टेल टूट गया। फिर अल चापो और अल मायो ने मिलकर सिनालोआ स्टेट में अपना गिरोह शुरू किया। धीरे धीरे उनका गिरोह सबसे बड़ा बन गया। एक बार फोर्ब्स मैगजीन ने अल चापो को सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल किया था। अल चापो अपने ऊपर फिल्म भी बनाना चाहता था। उसने कई एक्टरों से मीटिंग भी की थी, लेकिन फिल्म बनने से पहले वो पकड़ा गया। 2024 में अल मायो को अरेस्ट किया गया। दोनों इस समय अमेरिका की जेल में बंद है। अल चापो और अल मायो की गिरफ्तारी के बाद ही मेक्सिको से ड्रग्स की तस्करी बंद नहीं हुई। इसकी बजाय बढ़ ही गई, क्योंकि उनकी जगह कोई और ले चुका था। ये था नेमेसियो रूबेन ओसेगुरा सर्वांतेस उर्फ अल मेंचो। वो अल चापो और अल मायो से ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। अल मेंचो जवानी में अमेरिका कमाने गया था, लेकिन वहां वो हीरोइन बेचते पकड़ा गया। उसको 3 साल जेल में बिताने पड़े। जेल से छूटने के बाद वो मेक्सिको वापस आ गया। फिर उसने कुछ समय पुलिस में नौकरी की। इस दौरान वो मिलेनियो कार्टेल के संपर्क में आया और उसने उनके साथ काम करने की शुरुआत की।
उसकी पहचान क्रूर और निर्दयी बॉस की थी। छोटी छोटी गलती पर वो लोगों की हत्या कर देता था। लोग उससे खौफ खाते थे। वो मिलेनियो कार्टेल के सरगना का खास बन चुका था, लेकिन मेंचो किसी के नीचे रहकर काम नहीं करना चाहता था। 2007 में एलमेंचो और उसके अपने दोस्त ने जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल यानी कि CJNG बना लिया। जेलिस्को मेक्सिको का एक राज्य है। ग्वादलहारा इसी राज्य की राजधानी है। एलमेंचो ने शुरुआत में सिनालोआ कार्टेल के साथ काम किया, फिर एक घटना ने उनके बीच दुश्मनी पैदा कर दी। हुआ यह कि ग्वादलहारा में माफिया गिरोह के लीडर्स की मीटिंग थी। इसी दौरान किसी ने चाय का कप दूसरे के ऊपर फेंक दिया। यहीं से उनके बीच दुश्मनी शुरू हो गई। एलमेंचो ने तब सिनालोआ से नाता तोड़ लिया। उसने उनके खिलाफ जंग शुरू कर दी। मेक्सिको के अलग अलग इलाकों पर कंट्रोल के लिए उनके बीच गैंग वार होने लगा। इसमें दोनों 20 साबित हो रहे थे, लेकिन 2016 में सिनालोआ का सरगना अल चापो अरेस्ट हो गया। इसके बाद अल मायो ने कमान संभाली, लेकिन 2024 में वो भी पकड़ा गया। उनके जाने के बाद पावर वैक्यूम आ गया। सिनालोआ कार्टेल के अंदर भी कब्जे की लड़ाई होने लगी। इसका फायदा अल मेंचो को मिला। वो मेक्सिको के ड्रग ट्रेड का बेताज बादशाह बन गया। इसके बावजूद वो पब्लिक लाइफ से दूर रहता था। पब्लिक डोमेन में उसकी इक्का दुक्का ही तस्वीरें उपलब्ध हैं। अल मेंचो का गिरोह बाकी कार्टेल से अलग कैसे? CJNG में 20 से 30 हजार लड़ाके हैं। ज्यादातर को मिलिट्री वाली ट्रेनिंग मिली हुई है। उनके पास मिलिट्री वाले हथियार और गाड़ियां हैं। वे हमले के लिए रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन्स का इस्तेमाल भी करते हैं। ये क्षमता किसी और ड्रग कार्टेल के पास नहीं है। CJNG का कारोबार पूरे अमेरिका में फैला है। वे कनाडा, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी ड्रग्स बेचते हैं। उनका मेन धंधा कोकीन, मेथ और फेंटानिल का है। इसका सालाना का कारोबार 1 लाख करोड़ से ज्यादा का है। ये गिरोह घूस खिलाकर काम कराने से ज्यादा हिंसा में भरोसा करता है। 2015 में भी अल्मेंचो को पकड़ने की कोशिश हुई थी। तब उसके गैंग मेंबर से मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर उड़ा दिया था। 2020 में CJNG ने मेक्सिको सिटी के पुलिस चीफ को मारने की साजिश रची थी। मेक्सिको सिटी मेक्सिको की राजधानी है। पुलिस चीफ उस वक्त किसी तरह बच गए थे। अभी वो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। अब अल्मेंचो कैसे मारा गया ये समझते हैं। उसको पकड़ने का ऑपरेशन पुलिस, स्पेशल फोर्स, एयरफोर्स, नेशनल गार्ड और इंटेलिजेंस ने मिलकर चलाया था। अमेरिकी एजेंसियां भी साथ दे रही थी। 21 फरवरी को फोर्स ने तलपल्पा शहर में जाल बिछाया। ये इलाका पहाड़ों से घिरा है। जब फोर्स वहां पहुंची, उन्हें गैंग मेंबर्स के अटैक का सामना करना पड़ा, लेकिन वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। जवाबी गोलीबारी में 3 गैंग मेंबर्स मारे गए, जबकि 3 बुरी तरीके से घायल हो गए। इसमें अल्मेंचो भी था। उसको उठाकर मेक्सिको सिटी लाया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। अल्मेंचो मेक्सिको और अमेरिका दोनों के लिए मोस्ट वांटेड था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार मेक्सिको पर दबाव बना रहे थे कि वे ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाई करें। फरवरी 2025 में उन्होंने CJNG को आतंकी संगठन तक घोषित कर दिया था। इसके बाद मेक्सिको सरकार पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया था। अल्मेंचो की मौत से मेक्सिको खुद को ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ गंभीर दिखा सकता है, लेकिन इससे ड्रग्स का बिजनेस बंद होने की उम्मीद बहुत कम है। मेक्सिको के ड्रग कार्टेल्स किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होते। उनका नेटवर्क दूर तक फैला है। उनमें लीडरशिप के लिए लोग तैयार रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि उनके बीच अंदरूनी लड़ाई शुरू हो जाए या अल्मेंचो का कार्टेल अलग अलग गिरोहों में बंट जाए, लेकिन उनका धंधा चलता रहेगा। अल्मेंचो की मौत के साथ उसका गिरोह सड़कों पर है। उसके गैंग मेंबर्स सिविलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले कर रहे हैं। ये उनका लाइन सेट करने का तरीका है। लाइन ये कि आपने हमारे लीडर को मार दिया, अब आगे मत बढ़ना, वरना इससे भी बुरा हाल होगा। इसी तरीके से वे सरकार को काबू में रखते हैं। इस बार भी वैसा ही पैटर्न दिख रहा है। मेक्सिको का ड्रग कार्टेल एक पैरेलल सिस्टम की तरह काम करता है। उसको एक व्यक्ति को मारकर खत्म नहीं किया जा सकता। ये लंबी लड़ाई है। इसमें अभी और चैप्टर्स जुड़ने बाकी हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे फिर मुलाकात जल्द होगी। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे पीछे मोहित है। शुक्रिया।